एक बार फिर आप सभी का स्वागत है शशि दुबे क्लासेज में। बीएड सेकेंड ईयर पेपर 9 असेसमेंट फॉर लर्निंग के बारे में हम यूनिट 3 के बारे में स्टडी कर रहे थे। इससे पहले भी आपको वीडियो उपलब्ध कराया गया है। आज इस वीडियो में एक बार फिर एक अलग टॉपिक लेकर आप सबों के बीच उपस्थित हुआ हूँ। और ये एक अलग टॉपिक है। हम जैसे आप यूनिट 3 पे अगर की देखेंगे तो उसमें एक टॉपिक है टीचर मेड अचीवमेंट टेस्ट। टीचर मेड अचीवमेंट टेस्ट, तो उस टॉपिक को जब हम अचीवमेंट टेस्ट को डिवाइड करते हैं, 2 भाग में डिवाइड करते हैं। नंबर फर्स्ट अचीवमेंट टेस्ट उपलब्धि परीक्षण, और सेकेंड स्टैंडर्डाइजिंग या स्टैंडर्डाइजेशन टेस्ट, जिसको हम लोग मानकीकरण परीक्षण भी कहते हैं। तो आज हम स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ अचीवमेंट टेस्ट के बारे में समझेंगे कि स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ अचीवमेंट टेस्ट क्या होता है, उपलब्धि परीक्षणों को मानकीकरण। तो देखिए, इसमें सबसे पहले जब हम बात करते हैं, आप अचीवमेंट टेस्ट क्या होता है आपको वीडियो या क्लास के माध्यम से भी बताया गया है कि टीचर जब अपने करिकुलम सिलेबस को बच्चों को पढ़ाता है तो उनकी एजुकेशनल अचीवमेंट की इवैल्यूएशन के लिए जो हम टीचर में टेस्ट इवैल्यूएट करते हैं उनको हम अचीवमेंट टेस्ट कहते हैं। इसका डिफिनेशन वगैरह डगलस वगैरह के बारे में आपको बता दिया गया है। आज हम स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ अचीवमेंट टेस्ट के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले जो मानकीकरण या जिसको मानकीकृत भी कहीं कहीं दिया गया है, तो सबसे पहले हम इसमें कुछ बातों को ध्यान में रखते हैं कि इसका प्रोसेस कैसे होता है। तो इसमें 3-4 टर्म को हम ध्यान में रखेंगे: वैध, वैलिड, विश्वसनीय, रिलायबल, वस्तुनिष्ठ, ऑब्जेक्टिव एवं विभेदी कारक, डिस्क्रिमिनेशन या डिस्क्रिमिनेटिव से बनाया जाता है, और उनके लिए एक अलग नॉर्म्स या मानक तैयार किए जाते हैं। यह जो स्टेप होता है, हम लोग इसको 6 स्टेप में जानते हैं। किसी भी स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ अचीवमेंट टेस्ट को हम लोग जब प्रिपेयर करते हैं तो उसमें 6 स्टेप बताया गया है। और इसको तैयार करने में, प्रिपेयर करने में क्या क्या हम लोग ध्यान में रखते हैं कि ये इसकी वैधता होनी चाहिए, वैलिड होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, विश्वसनीयता इसका होना चाहिए। दूसरी बात, वस्तुनिष्ठ, ऑब्जेक्टिव्स होना चाहिए। विभेदी कारक, डिस्क्रिमिनेटिव बनाया जाता है, उसको एक नॉर्म्स के अकॉर्डिंग प्रिपेयर किया जाता है। तो सबसे पहले इसमें आप देखेंगे कि जो 6 स्टेप हैं उसमें क्या कौन कौन से स्टेप आते हैं। नंबर फर्स्ट, परीक्षण का निर्माण, कंस्ट्रक्शन ऑफ टेस्ट। जब हम कोई भी टेस्ट प्रिपेयर करते हैं या परीक्षण प्रिपेयर करते हैं, एक चीज़ आप ध्यान में रखिएगा कि परीक्षण हम किसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, कोई भी टेस्ट हम किसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। कोई भी टेस्ट जब हम प्रिपेयर करते हैं तो वो आपका बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए हम वो टेस्ट प्रिपेयर करते हैं। तो उसमें कुछ टर्म या निश्चित जो पद होते हैं उनका हम पालन करते हैं कि उपलब्धि परीक्षण का निर्माण कैसे किया जाए। उपलब्धि परीक्षण का निर्माण करते समय, अचीवमेंट टेस्ट को जब हम निर्माण करते हैं तो उस समय कुछ बातों को ध्यान में रखा जाता है कि इसमें कितने प्रकार से प्रश्नों की रचना की जा रही है,
उसके बाद दो दो जो प्रश्न दिए जा रहे हैं उसका भी ध्यान में रखा जाता है। उसका निबंधात्मक या जिसको हम लोग कहते हैं कि सब्जेक्टिव प्रश्न कितने हैं, 20%। चूँकि आप जान रहे हैं कि किसी भी क्लास में 3 तरह के जब बच्चे होते हैं, आपका हायर इंटेलेक्ट, एवरेज और जो डल माइंडेड बच्चे होते हैं, तो इन सब के लिए एक चीज़ ध्यान में हम ये बात को रखते हैं कि हम ऐसा प्रश्न का या टेस्ट का निर्माण ना कर दें कि जो हायर इंटेलेक्ट बच्चे हैं वही उस प्रश्न को कर पा रहे हैं और जो बच्चे हैं वो पिछड़ जा रहे हैं, तो वो चीज़ ध्यान में हम रखते हैं। उसके बाद जो सेकेंड स्टेप होता है, परीक्षण के प्रारंभिक रूप की जांच कर और प्रश्नों का चयन, ट्राइंग आउट प्रिलिमिनरी ड्राफ्ट, जो हम स्टार्टिंग ड्राफ्ट करते हैं या जिसको हम लोग कहते हैं, जिसको जैसे क्वेश्चन या टेस्ट हम प्रिपेयर कर रहे हैं, तो जो फर्स्ट बार हम ड्राफ्टिंग करते हैं, फर्स्ट बार जब ड्राफ्टिंग करते हैं तो उसमें इस चीज़ का ध्यान दिया जाता है कि किसी भी तरह का त्रुटि या एरर ना हो, किसी भी तरह का टाइपिंग जो किया हुआ है वो आपका गलत ना हो, और इसको हम लोग एक तरह से प्रारंभिक जांच स्तर भी इसको हम कहते हैं, जिसका प्री ट्राई आउट स्टेज कहा जाता है। प्री ट्राई आउट स्टेज प्रारंभिक जांच स्तर कहा जाता है। उसके बाद जो थर्ड स्टेप है, पद विश्लेषण, आइटम एनालिसिस। पद विश्लेषण का अर्थ समझने के लिए हम सबसे पहले इसके मीनिंग को समझना पड़ेगा कि मीनिंग कैसे है। जैसे किसी परीक्षण में जो प्रश्न पूछे जाते हैं और उन्हें परीक्षण के पद जो टर्म होते हैं उनको हम आइटम या टर्म्स कहते हैं। पद विश्लेषण से तात्पर्य किसी परीक्षण के पद या फिर आप कह सकते हैं डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ आइटम्स, एक पद का कठिनाई स्तर कितना अधिक है। तो जब इसमें हम इस बात पे देखते हैं तो वहाँ पे 2-3 बातों को हम ध्यान में रखते हैं। विश्वसनीयता होनी चाहिए, वैधता होनी चाहिए, उसका विश्लेषण किया हुआ होना चाहिए, वो एक टेस्ट एक नॉर्म्स में होना चाहिए। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। नंबर, अब जैसे डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ आइटम्स में आप देखेंगे तो इसमें पदों का कठिनाई स्तर का देखा जाता है। किसी प्रश्न अथवा पद की कठिनाई स्तर यह बताता है कि प्रश्न सही उत्तर देने में कितने प्रतिशत छात्र सफल होते हैं। जैसे आपने जो प्रश्न का निर्माण या जो टेस्ट का आपने निर्माण किया, कोई भी एक टेस्ट का आपने निर्माण किया है, तो उसमें जो टेस्ट का आपने निर्माण किया है कितने % छात्र उस प्रश्न का जवाब दे पा रहे हैं, इसी को हम लोग, और कितने % छात्र उस प्रश्न का जवाब नहीं दे रहे हैं। डिफ़िकल्टी ऑफ लेवल ऑफ आइटम्स, जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे इसको हम समझते हैं। एक टेस्ट तैयार किया गया, जब टेस्ट तैयार किया गया तो उसमें 50% छात्र द्वारा सही हल किया गया और 50% छात्र थोड़ा एवरेज हल किए और 50%, 30% और 20% कम किए। तो इसको हम लोग डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ आइटम्स के नाम से जानते हैं। तो एक यहाँ पे आपका आएगा पदों का कठिनाई स्तर कैसे ज्ञात किया जाता है। तो इसको हम 2 मेथड से समझेंगे। जनरली आप देखिएगा कि किसी भी टर्म का जो लेवल होता है उसको डिफ़िकल्टी लेवल को फाइंड आउट करने के लिए कि हम डिफ़िकल्टी लेवल कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो सबसे पहले एक फार्मूला होता है। उसका सबसे सिंपल एग्जाम्पल है रेशियो मेथड से हम डिफ़िकल्टी लेवल को फाइंड आउट कर सकते हैं। और डिफ़िकल्टी लेवल से उसको जब हम फाइंड आउट करते हैं तो वहाँ पे एक फार्मूला होता है, जैसे आप कह सकते हैं DL। उस फार्मूले पे हम अभी आ रहे हैं। क्या फार्मूला होता है
डिफ़िकल्टी लेवल, पदों का कठिनाई स्तर जिसको हम लोग कहते हैं। डिफ़िकल्टी लेवल इक्वल टू आर डिवाइडेड बाई एन। अब यहाँ डीएल क्या है, यहाँ पे डीएल क्या है, तो डीएल इक्वल टू डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ आइटम्स या पदों का कठिनाई स्तर। उसके बाद आर जो अच्छे हल करने वाले छात्रों की संख्या, तो मान लीजिए 50% छात्र अच्छे हल किए, जो अच्छे प्रश्न हल किए उन आर हो गया। और एन कुल छात्रों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो एक एग्जाम्पल के तौर पे इसको हम समझते हैं कि एग्जाम्पल में कैसे इसको किया जा सकता है। डिफ़िकल्टी लेवल को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले किसी भी टेस्ट में मान लीजिए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो ग्रुप है 150 है, और उसे जो शुद्ध रूप से किए हैं समूह में 110 छात्र उसे शुद्ध रूप में हल कर सके, तो उस पद का कठिनाई स्तर कैसे हम निकालेंगे। जो शुद्ध माने प्योर, या जिसको आप कह सकते हैं कि हल करने वाले छात्रों की संख्या 110 है, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आपका 150 है। तो इसको जब हम लोग हल करेंगे तो देखेंगे कि वहाँ पे डीएल डिफ़िकल्टी लेवल इक्वल टू आर डिवाइडेड बाई एन, आर डिवाइडेड बाई एन। तो आर कितना है 110, और एन है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं 150। तो जब हम डिवाइड करते हैं तो 0.73 डिफ़िकल्टी लेवल आता है, और इसको जब हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, इसको जब हम परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, डिफ़िकल्टी लेवल को, जितना मेरा डिफ़िकल्टी लेवल आया है, जितना मेरा डिफ़िकल्टी लेवल आया है उसमें हम उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जनरली जैसे 0.73 आया तो 0.73 इंटू 100, तो जो मेरा रिजल्ट आएगा 73%। ये क्या हो गया, ये डिफ़िकल्टी लेवल का परसेंटेज हो गया कि इस टर्म में इतने परसेंट डिफ़िकल्टी लेवल है। जो टेस्ट हम प्रिपेयर किए हैं, जो टेस्ट प्रिपेयर हुआ है उसमें इतने परसेंट 73%, 100 में जैसे 27% तो ईजी हो गया किसी भी क्वेश्चन पेपर में या किसी भी टेस्ट में, और जो 73% है वो डिफ़िकल्टी लेवल को शो करता है। तो ये हो गया आपका डिफ़िकल्टी, अगर कि इसको नोट्स में भी बताया गया है, और क्लास में भी, जूम क्लास में भी हम लोग इसको क्लियर करेंगे। वीडियो में एक बार फिर से हम अगर इसको रिपीट करना चाहें तो रिपीट कर सकते हैं। हमने क्या इसमें देखा, सबसे पहले उपलब्धि परीक्षणों का मानकीकरण, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ अचीवमेंट टेस्ट, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ अचीवमेंट टेस्ट। हम अचीवमेंट टेस्ट के बारे में पहले चर्चा कर चुके हैं, आप उसको देखेंगे तो आपको उसमें मिल जाएगा। और दूसरी बात, इसमें 3-4 टर्म्स को हम लोग देखे, जैसे वो वैध होना चाहिए, विश्वसनीय होना चाहिए, वस्तुनिष्ठ होना चाहिए, विभेदी कारक होना चाहिए, वैलिड। जब आप टेस्ट बना रहे हो तो उसकी वैलिडिटी होनी चाहिए, वैधता जिसको हम लोग कह सकते हैं। ऐसा नहीं कि टेस्ट हम बना रहे हैं और टेस्ट बनाने से पहले ही टेस्ट का क्वेश्चन आउट हो गया, ये नहीं। सबसे पहले उसकी वैलिडिटी होनी चाहिए कि उसकी वैधता है, तब उसको हम टेस्ट के रूप में मानते हैं। अगर की वैलिडिटी नहीं है
तो फिर उसको हम एक अच्छे टेस्ट या स्टैंडर्डाइजेशन टेस्ट के रूप में हम उसका नहीं कर सकते हैं। तो ये वैलिडिटी होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट, विश्वसनीय, रिलायबल, विश्वसनीयता। जितनी ही किसी भी चीज़ की विश्वसनीयता रहेगा उतना वो टेस्ट अच्छे नॉर्म से आप अच्छे कसौटी मानक में माने जाते हैं। उसका ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ होना चाहिए, विभेदी कारक, डिस्क्रिमिनेटिव, मतलब एक कह सकते हैं कि जो नॉर्म्स में तैयार हो रहे हैं वो डिस्क्रिमिनेटिव होना चाहिए। तो ये हो गया आपका स्टैंडर्डाइजेशन टेस्ट को प्रिपेयर करने के लिए इतने हम नॉर्म्स को ध्यान में रखते हैं। और अचीवमेंट टेस्ट, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ अचीवमेंट टेस्ट को जब हम तैयार करते हैं तो उसमें भी कुछ टर्म्स हैं, जैसे नंबर फर्स्ट, परीक्षण का निर्माण करना। सेकेंड, अब कंस्ट्रक्शन ऑफ टेस्ट क्या है? सर, जब हम निर्माण करते हैं किसी पदों का पालन करते हुए उपलब्धि परीक्षण का निर्माण किया जाता है तो यह ध्यान में रखा जाता है कि उपलब्धि परीक्षण जिस प्रकार के जितने प्रश्नों की रचना किया जा रहा है वो निश्चित किया गया है, उस प्रकार के ठीक से उसे 2-2 प्रश्नों की रचना की जाती है और 20% छात्र ही कर सकें। शेष प्रश्न ऐसे होंगे जिन्हें सभी छात्र कर सकेंगे, मतलब एक लेवल में रखा जाना चाहिए। और 27% प्रश्न ऐसे हैं जिन्हें केवल उच्च स्तर के छात्र कर सकें और 27% प्रश्न ऐसे जिन्हें सभी छात्र हल कर सकें। उसके बाद ट्राइंग आउट प्रिलिमिनरी ड्राफ्ट, हम स्टार्टिंग में उसको जब जांच कर प्रश्नों का चयन करते हैं। आइटम एनालिसिस, पदों का विश्लेषण करते हैं, कैसे हम किसी पद का विश्लेषण कर सकते हैं। उसके बाद अगला जो टर्म्स है उसमें पदों का कठिनाई स्तर, डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ आइटम्स। किसी प्रश्न अथवा पद का कठिनाई स्तर यह बताता है कि उस प्रश्न की सही उत्तर देने में कितने प्रतिशत छात्र सफल होते हैं। कठिनाई स्तर किसी प्रश्न अथवा पद के सरल होने या कठिन होने को दर्शाता है, व्यक्त करता है। एक टेस्ट में जितने प्रश्न होंगे उतनी ही स्वतंत्र रूप से कठिनाई स्तर होगी। किसी परीक्षण प्रश्नों के चयन के लिए प्रायः प्रत्येक पद को सही हल करने का प्रतिशत हम ज्ञात कर लेते हैं। किसी समूह के समस्त छात्रों द्वारा सही हल करने पर किसी समूह के समस्त, मतलब किसी भी क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं, समस्त छात्र द्वारा सही हल करने वाले पद अत्यंत सरल होते हैं और वैसे पद या वैसे टर्म्स जिनको हल करने के लिए हायर इंटेलेक्ट बच्चे ही उसमें अप्रोच कर पाते हैं। हायर इंटेलेक्ट बच्चे ही उसमें अप्रोच कर पाते हैं। उसमें एवरेज और जो डल माइंडेड बच्चे होते हैं या स्पेशल चाइल्ड होते हैं वो उसको नहीं कर पाते हैं। जैसे हम एक टेस्ट बना रहे हैं, इसको और अच्छे तरीके से आप समझिए। एक जब टेस्ट बनाया जा रहा है, एक क्वेश्चन पेपर का आप लेवल देखिएगा। किसी भी तरह का क्वेश्चन पेपर, कॉम्पिटिटिव हो या एकेडमिक हो, वहाँ पे एग्जाम्पल हम यहाँ पे समझते हैं ऑब्जेक्टिव का। आप लोग चूँकि एकेडमिक तो बहुत एग्ज़ाम दिए हैं, कॉम्पिटिटिव का हम थोड़ा सा भी समझ लेते हैं कि उसके पदों का कठिनाई स्तर या डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ आइटम्स कैसे होते हैं।
चूँकि एक एग्ज़ाम अगर कि कंडक्ट कराया जा रहा है, ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो, एकेडमिक हो या आपका कॉम्पिटिटिव हो या एंट्रेंस टेस्ट का, या फिर आप कह सकते हैं किसी भी तरह का एग्ज़ाम, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के एग्ज़ाम हो या सब्जेक्टिव एग्ज़ाम हो, तो वहाँ पे जो टेस्ट प्रिपेयर किए जाते हैं, जो परीक्षण बनाए जाते हैं, उसमें कुछ बातों को ध्यान में रखा जाता है। जनरली मान लीजिए 50% प्रश्न समानतः सभी बच्चों के लिए दिए जाते हैं। 50% प्रश्न समानतः सभी बच्चे के लिए दिए जाते हैं। इस बात को आप ध्यान में दीजिएगा कि एक प्रश्न पत्र जो तैयार हो रहा है, प्रारूप, उसमें क्वेश्चन 100% पूछे जा रहे हैं, लेकिन जो उसको अप्रोच करते हैं, जो उसको सोल्व करते हैं, वो 50% छात्र एवरेज सारे बच्चे कर लेते हैं। और 50% प्रश्न जो होते हैं उनको करने के लिए हम इंडिविजुअल डिफरेंसेज वहाँ पे हमको देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ से जो क्वेश्चन का लेवल होता है, वहाँ से क्वेश्चन का जो लेवल होता है, थोड़ा सा लेवल धीरे धीरे टफ होने लगता है और 50% छात्र सही प्रश्नों का जवाब या परीक्षण का नहीं कर पाते हैं। समांतर आप एक अगर की उदाहरण देखा जाए, 30% और 70%, 30% और 70% को अगर कि हम रेशियो में बांटे, किसी भी एग्ज़ाम का 30% जो प्रश्न होते हैं वो काफ़ी लेवल के माने जाते हैं, काफ़ी स्तरीय माने जाते हैं। और 70% जो प्रश्न होते हैं वो समानतः जनरली, जैसे मान लीजिए 50% प्रश्न जो थोड़ा सा डल माइंडेड बच्चे हैं उनको अच्छा लग रहा है, 55-60% जो प्रश्न होते हैं एवरेज बच्चे को अच्छे लग रहा है, और 70 के बाद जो एक्यूरेसी आती है, 70% के बाद जो एक्यूरेसी आती है वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। अब हम इसमें पदों के कठिनाई स्तर को ज्ञात करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ डिफिकल्टी लेवल ऑफ आइटम्स, हम कैसे किसी भी टर्म के कठिनाई स्तर को फाइंड आउट करेंगे। तो चूँकि बहुत सारे लोग बहुत तरह के मेथड का यूज करते हैं और कठिनाई स्तर सही उत्तर देने वाले छात्रों की संख्या और गलत उत्तर देने वाले छात्रों की संख्या की तुलना के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। अलग अलग परिस्थिति में लोग इस अलग अलग सूत्र का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर कि 70% बच्चे ने क्वेश्चन का जवाब लिख दिया है और 30% नहीं लिखा है, तो क्या माना जाएगा कि क्वेश्चन ठीक ठाक था, कठिनाई स्तर उसका एवरेज था। क्योंकि 70% बच्चे उसका जवाब ठीक लिख रहे हैं और 30% बच्चे उसका जवाब नहीं लिख पा रहे हैं, तो
कहने का मतलब एक लेवल ठीक ठाक था। इस तरह से भी हम इसका फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब इसमें हम एक एजम्पशंस लगा सकते हैं कि जो क्वेश्चन थे जिसका टर्म्स के डिफ़िकल्टी लेवल एक समानता एवरेज से मतलब समांतर ठीक ठाक था, और डिफ़िकल्टी लेवल को फाइंड आउट करने के लिए सबसे सिंपल मेथड रेशियो मेथड है, अनुपात विधि। इस विधि में किसी पद का सूद हल करने वाले छात्रों की संख्या का कुल छात्रों की संख्या से अनुपात ज्ञात किया जाता है और डिफ़िकल्टी लेवल हमको पता चल जाएगा। डिफ़िकल्टी लेवल हमको पता चल जाता है। उसके बाद एक फार्मूला आप लोगों को बताया गया। डिफ़िकल्टी लेवल का क्या फार्मूला है, इससे पहले बताया गया था। डिफ़िकल्टी लेवल इक्वल टू R डिवाइडेड बाई N, जहाँ R इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट राइट आंसर्स माने कितने, और N के टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हम लोग मान लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट मान लेते हैं। R को जो राइट आंसर्स लिख रहे हैं जो बच्चे, वो R होते हैं, और N टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। अब जैसे एक एग्जांपल के तौर पे किसी क्लास में अगर 100 बच्चे हैं, जिसमें 50 बच्चे ने अच्छा या 60 बच्चे ने किसी क्वेश्चन का राइट आंसर दिया है और 30% बच्चे ने रॉन्ग दिया है, तो 70 को 30 से डिवाइड कर देंगे, रेशियो निकल जाएगा। और इसका प्रश्न इस तरह से रहेगा, यदि किसी परीक्षण के पद को 150 विद्यार्थियों के समूह में 110 विद्यार्थियों से शुद्ध रूप में हल कर सके, तो उस पद का डिफ़िकल्टी लेवल आप फाइंड आउट कीजिए या ज्ञात कीजिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल N इक्वल टू 150 और R इक्वल टू 110। अब DL इक्वल टू डिफ़िकल्टी लेवल इक्वल टू R डिवाइडेड बाई N। R का वैल्यू 110 है और 150 N का वैल्यू है। जब वहाँ पे हम रेशियो निकालेंगे तो इसका रेशियो आएगा 0.73। जब इसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए जो मेरा डिफ़िकल्टी लेवल निकला हुआ है, डिफ़िकल्टी लेवल कितना है 0.73। डिफ़िकल्टी लेवल को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि मेरा परसेंटेज निकल जाएगा। डिफ़िकल्टी लेवल को जब हम 100 से अगर कि मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे 0.73 है तो उसको 100 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा परसेंटेज निकल जाएगा 73%। उसी तरह से हम दूसरा एग्जाम्पल देख सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हम क्या देख सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट N
180, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 180, जिसमें किसी टर्म को R इक्वल टू 90। अब DL इक्वल टू हम निकालेंगे, R दिया हुआ है 90 और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 180 दिया हुआ है, तो DL इक्वल टू R डिवाइडेड बाई N। R कितना हुआ 90 और N कितना है 0.50। अब इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो कन्वर्ट करने के बाद 50%, तो 50% इसका लेवल कठिनाई था और 50% इसका इजी था। तो ये डिफ़िकल्टी लेवल निकालने का एक फार्मूला हम लोगों ने बताया या सीखा। एक और अगला हम टर्म इसमें देखेंगे, कठिनाई स्तर का प्रतिशत जितना अधिक होता है, कठिनाई स्तर का प्रतिशत जितना अधिक होगा, डिफ़िकल्टी लेवल का परसेंटेज जितना अधिक होता है, टर्म उतना ही सिंपल होता है, और जितना कम होगा डिफ़िकल्टी लेवल का परसेंटेज जितना कम होगा उस टर्म का उतना वो ज़्यादा कठिन होगा। इसको आप ध्यान में रखिएगा। इसके लिए बहुविकल्पीय प्रश्नों को उत्तर लिखते समय यह संभावना रहती है कि कुछ छात्र किसी पद अथवा प्रश्न का सही हल जानने के अनुमान के द्वारा ही शुद्ध हल लिख देते हैं। ऐसी परिस्थिति में दूसरे फार्मूला से हम डिफ़िकल्टी लेवल फाइंड आउट करते हैं। अब वहाँ पे DL इक्वल टू R/N था, एक और फार्मूला है डिफ़िकल्टी लेवल निकालने के लिए, DL इक्वल टू स्मॉल ब्रैकेट R माइनस W डिवाइडेड बाई K माइनस 1 ब्रैकेट बंद इंटू 1/n। R और N का मान वही रहेगा जो पहले आपको बताया गया है। W क्या है, जो स्टूडेंट रॉन्ग आंसर लिखते हैं, शुद्ध हल करने वाले छात्रों की संख्या, और K किसी टर्म अथवा प्रश्न के हल के लिए दिए गए विकल्पों की संख्या। अब जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे इसको भी समझ लेते हैं। इसको हम लोग कैसे, हो सकता है कि थोड़ा दिक्कत होगा समझने में, जूम ऐप क्लास जब होगा वहाँ पे इसको क्लियर कर दिया जाएगा। फार्मूला क्या है, डिफ़िकल्टी लेवल DL इक्वल टू DL इक्वल टू स्मॉल ब्रैकेट R माइनस W डिवाइडेड बाई K माइनस 1 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज इंटू 1/n। R और N का टर्म जाना है, DL क्या होगा, डिफ़िकल्टी लेवल हो जाएगा। R और N का वैल्यू 1, R का
110, और n का जो वैल्यू होगा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 150। अब इसमें हमको करना कुछ नहीं है, हमको रॉन्ग जो आंसर बच्चे दे रहे हैं उनको निकाल लेना है। कैसे निकलेगा? r माइनस एन, r माइनस एन करेंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट में से जो राइट आंसर लिख रहे हैं उस सारे स्टूडेंट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। W इक्वल टू एन माइनस आर, फार्मूला को अगर के आप लिखना चाहेंगे तो देख के लिख सकते हैं। W इक्वल टू रॉन्ग टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट रॉन्ग आंसर, या रॉन्ग आंसर जो छात्र किए हैं उनको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? n माइनस आर, टोटल नंबर स्टूडेंट में से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे जो राइट आंसर किए हैं जिस टर्म को उतने स्टूडेंट का। 150 से हम घटा देंगे 110, मेरा आ जाएगा 40। और k क्या है यहाँ पे? चूँकि हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का निकाल रहे हैं डिफ़िकल्टी लेवल, किसका हम फाइंड आउट कर रहे हैं? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का डिफ़िकल्टी लेवल हम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कितने ऑप्शन होते हैं? 4, 5 से अधिक नहीं होते हैं। जनरली आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में देखेंगे तो 4 ऑप्शंस या फिर 5, ABCDE, 4 राइट, नॉन ऑफ दीज अगेंस्ट। जैसे हम यहाँ पे 4 ऑप्शंस को मान के निकाल रहे हैं। k इक्वल टू 4, k इक्वल टू 5 भी आप रख सकते हैं। अब आप एक एक करके वैल्यू पुट कीजिए। dl इक्वल टू r का वैल्यू कितना है? 110, 110 माइनस W का वैल्यू कितना है? 40। उसके बाद K का वैल्यू कितना है? 4 माइनस 1 ब्रैकेट बंद इंटू 1/50। वन बाई 150, सॉरी 50 नहीं, 150, 150। अब कैलकुलेट करेंगे। तो आपका आएगा लगभग, आप इसको कर सकते हैं। कैलकुलेट करने पर हम फाइनल रिजल्ट आपको बता दे रहे हैं। 290 बट्टा 450, 290 डिवाइडेड बाई 450 या 450। अब इसको जब हम डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने पे जो आएगा 0.64। अब इसको हम डिफ़िकल्टी लेवल को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। डिफ़िकल्टी लेवल को जब हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे? डिफ़िकल्टी लेवल इक्वल टू 0.64 इंटू 100।
100 कट जाएगा, आपका डिफ़िकल्टी लेवल 64% आ गया। ये आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का डिफ़िकल्टी लेवल निकल गया। एक निकला था समानता प्रश्न का, सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव हो, लेकिन हम इस फार्मूला से भी निकाल सकते हैं। DL = स्मॉल ब्रैकेट R - W डिवाइडेड बाई K - 1 ब्रैकेट क्लोज्ड इंटू 1/n। अब यहाँ पे K का वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं। K = 4 और 5 हो सकता है, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपको ऑप्शन या तो 4 मिलेगा या फिर 5 मिलता है। ऐसा नहीं है कि 6 मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा, इस तरह का नहीं होता है। जनरली 4 या 5। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन जो होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उनका हम डिफ़िकल्टी लेवल इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। फर्स्ट वाला जो फार्मूला था वो किसी भी प्रश्न का डिफ़िकल्टी लेवल निकालने के लिए वो फार्मूला हम यूज कर सकते हैं, लेकिन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के जो डिफ़िकल्टी लेवल निकालने होते हैं उसके लिए ये फार्मूला का जब हम यूज करते हैं तो ये डिफ़िकल्टी लेवल आपका निकल गया। वहाँ पे आपका डिफ़िकल्टी लेवल 73% आ गया। देखिएगा दोनों में डिफरेंसेज भी आ रहा है। टर्म वही है 150 और 110, लेकिन यहाँ हम K का वैल्यू अलग अलग कर दिया। K का वैल्यू पुट किए हैं 4। आप लोग एक बनाइएगा तो K का वैल्यू हम 4 पे सोल्व किए हैं और आप K का वैल्यू 5 पे भी सोल्व कर सकते हैं। आज इस वीडियो में आपको उपलब्धि परीक्षण का मानकीकरण, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ अचीवमेंट टेस्ट, उसका हम डिफ़िकल्टी लेवल कैसे निकालेंगे ये बताया गया। इसमें कुछ कन्फ्यूजन होगा तो हम लोग क्लास में इस पर डिस्कस करेंगे। नोट्स भी आज इसमें आपको भेजा गया है। और करीब करीब हम लोग का यूनिट 3 समाप्त होने वाला है और आप यूनिट 3 का असाइनमेंट अपना स्टार्ट कर दीजिएगा। कैसे असाइनमेंट बनाना है वो क्लास में भी आपको डिस्कस कर दिया गया है। शुरू से वीडियो में डिस्कस किया जा रहा है जो लर्नर इवैल्यूएशन प्रोसेस। और हमको 2 यूनिट 3 और 4 का ही सिर्फ असाइनमेंट चाहिए। जो टीचर जिसके द्वारा पढ़ाया जा रहा है सिर्फ उसी का असाइनमेंट आपको बनाना है। यूनिट 3 और 4 का पेपर 9 का मेरा बनेगा। इसमें आप सिलेबस को देखिएगा, नोट्स भी आप देख लीजिएगा। कंस्ट्रक्शन ऑफ टीचर मेड अचीवमेंट टेस्ट, डिजाइन, ब्लूप्रिंट, प्रिपेयरिंग द क्वेश्चन पेपर, हम लोग क्वेश्चन पेपर के बारे में डिस्कस किए हैं, एंड मेकिंग स्कीम। तो करीब करीब आप देखेंगे कि यूनिट 3 1-2 दिन क्लास में समाप्त हो जाएगा। और आप वीडियो देखिए। अगर कि वीडियो में किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन हो, किसी भी तरह का कोई दिक्कत हो, आप पूरा वीडियो देखिएगा। क्योंकि नोट्स स्टेप वाइज दिया जा रहा है, आप वीडियो देखिएगा, आपको समझ में आएगा। कुछ मैथमेटिकल टर्म हो सकता है कि दिक्कत हो, तो किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन हो तो आप क्लास में भी डिस्कस कर सकते हैं। आज
इस वीडियो में अचीवमेंट टेस्ट ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, उपलब्धि परीक्षण का मानकीकरण कैसे किया जाता है, स्टेप वाइज कैसे किया जाता है उसका हमने डिस्कस किया, कैसे डिफ़िकल्टी लेवल हम निकालेंगे। बस इस वीडियो में इतना ही। आप सभी को धन्यवाद।